खराब लग रहा है कि बार बार ये कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है और लॉकडाउन का एक्सटेंशन बार बार बढ़ते चला जा रहा है। तो आगे चलकर ये डेट और भी बढ़ सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से ये महामारी आगे की तरफ बढ़ रही है, अपने पैर जहां जहां नहीं थे वहां पर पसारना शुरू कर रही है, तो डेफिनेटली लॉकडाउन इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। चाइना को भी इस लॉकडाउन से निकलने के लिए लगभग 3 महीने लगे और हमारा तो अभी दूसरा महीना ही जा रहा है लॉकडाउन में। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और सभी का लाइफ पहले जिस तरह से चल रहा था पटरी पर आ जाए। आई नो सबको बुरा लगता होगा, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे हैं, है ना, बहुत लोगों को घूमने का भी फिक्र रहता है, सब कुछ मैं समझता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस लॉकडाउन का मैं बार बार कहता हूं कि इस लॉकडाउन का आप लोग भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि ये जो टाइम है आपके पास आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। आप किस तरह से यूटिलाइज करना है ये पूरा का पूरा पर डिपेंड करता है। या तो आप दिन भर सोए रह सकते हैं, दिन भर आप फोन चला सकते हैं, या फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये इतना बढ़िया पीरियड है, आप चाहें तो इसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल ही चला रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज भूल जाइए और कुछ अच्छी चीज सीखिए, जैसे कि जिसको जो चीज नहीं आता है या फिर जो जिस सेक्टर में उसको बहुत ही ज्यादा मन लगता है, क्रिएटिविटी है, तो उस चीज को इनहैंस करे, उस चीज को इतना अपने आप में बेस्ट लेवल पर लेकर के जाए ताकि कोई देखे तो कहे नहीं कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये मोटिवेशनल क्लास तो है नहीं। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों का फिजिक्स के लिए क्लास 11th का क्लास शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग मेरे फिजिक्स के सारे वीडियोज क्लास 12 पर बेस्ड हैं, तो जो बच्चे क्लास 10th पास कर जाएंगे उन्हें भी तो क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ना होगा, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज मैं क्लास 11th की फिजिक्स शुरू कर रहा हूं। ठीक है, चलिए क्लास 11, इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोगों को जानना है। सबसे पहले चैप्टर में फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, एंड इसका क्या स्कोप है एंड और क्या एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो जनरली जब बात फिजिक्स की आती है, फिजिक्स ये जो है, ये वर्ड फिजिक्स जो वर्ड है एक फ्यूसिस नामक वर्ड से बना है, फ्यूसिस। ठीक है, जैसे कि केमिस्ट्री में आप लोग देखते होंगे कि सोडियम है ना, सोडियम को Na से सिंबलाइज किया जाता है। Na किसका है, नाइट्रियम। ठीक है, तो नाइट्रियम इसका क्या था, इसका लैटिन नाम था, तो लैटिन नाम से 2 लेटर उठा करके सिंबल बनाया गया। ठीक है ना, तो फिजिक्स जो है फ्यूसिस नाम का एक लैटिन वर्ड था, ये भी एक तरह का लैटिन वर्ड ही है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड था। ये लैटिन वर्ड का मतलब होता था नेचर, प्रकृति। ठीक है, और इसी के नाम पर इस सब्जेक्ट का नाम पड़ गया फिजिक्स। मतलब इसका है क्लियरली कि वैसा साइंस या साइंस का वैसा सब्जेक्ट या साइंस का वैसा पेपर कुछ भी कर सकते हैं, है ना, या साइंस ही कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचर को जानते हैं, नेचर के बारे में समझते हैं, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स है। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स हो सकता है, बायो में भी फिजिक्स हो सकता है, मैथ में भी फिजिक्स हो सकता है, एसएसटी में भी फिजिक्स हो सकता है, यानी कि दुनिया के हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स हो सकता है। क्योंकि हमको किसी भी चीज का अगर नेचर जानना है तो वो फिजिक्स बताता है। ठीक है, नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति किसी भी चीज का नेचर हमको जानना है, हम फिजिक्स उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मान लिया जाए एक आदमी चलता है, तो जब वो चलता है तो वो अपने पैर पर क्या करता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, तब तो वो आगे की तरफ बढ़ पाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ, यहाँ पर अप्लाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम चल रहे हैं तब भी फिजिक्स अप्लाई हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं तब भी फिजिक्स अप्लाई हो रहा है, जब लिख रहे हैं तब फिजिक्स अप्लाई हो रहा है। फिजिक्स इज एवरीवेयर, मतलब कि पूरा का पूरा जितना भी साइंस है, ठीक है, सभी साइंस का गॉड फादर है फिजिक्स। इस
इससे ऊपर कोई नहीं है, सभी का गॉड फादर है फिजिक्स, ठीक है। तो बेसिक सी चीज है कि फिजिक्स हमारा हर जगह यूज होगा, जब गॉड फादर ही है तो ये तो हर जगह यूज होगा, ठीक है। बाकी छोटे मोटे इसके जो टर्म्स है तो आप लोग बुक्स उठा करके आप उसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, आप लोग रीडिंग दे करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, ठीक। नेक्स्ट जो आता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट निकल करके आता है, यूनिट एंड डायमेंशन। शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से मिटा देता हूं और हेडिंग डाल दीजिए। हमारे पास चैप्टर शुरू होने वाला है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। चलिए अब यहां पर सबसे पहली बात आती है कि ये जो यूनिट है ये क्या होता है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, तो सभी लोग को पता होगा कि जब हम लोग कोई भी चीज की खरीदारी करने जाते हैं, जैसे कि हम लोग चीनी खरीदने गए तो कभी उसको बोलेंगे 5 लीटर चीनी दे दीजिए, वो हम एक तरफ मुंह देख करके ना बोलेगा नहीं है मेरे पास, ये क्या लगा रखा है, ठीक है। या फिर हम ये कहेंगे 4 किलो दूध दे दीजिए, वहां 4 लीटर होता है। तो होता क्या है कि हमारे पास जितना भी डिफरेंट मटेरियल है, उस मटेरियल के हिसाब से क्या होता है, उसको मेजरमेंट करने का एक जरिया बना लिया गया। जैसे कि अगर हम लिक्विड को मेजरमेंट करते हैं तो लीटर में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन सारा लिक्विड को लीटर में ही नहीं मेजरमेंट किया जाता है, कुछ लिक्विड को किलोग्राम में भी मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि सरसों का तेल आप खरीदने चाहिए, लीटर में ना मेजरमेंट करके वो दुकानदार आपको केजी में मेजरमेंट करके देगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जितना भी लिक्विड उसको लीटर में मेजरमेंट करते हैं, सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसको किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो उसको मीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ा लेंथ हो गया तो एंगस्ट्रम में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट क्या है, एस्पेक्ट्स है, जो भी मटेरियल है हमारे पास उसके मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। आई बात समझ में कि हम लोगों को कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। उसी स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, ठीक है। अब इस यूनिट की हम बात करते हैं आगे चल करके। तो शुरुआत में सबसे पहले ये जो यूनिट था, यूनिट सबसे पहले शुरुआत में सेंटीमीटर में आया, ठीक है। उसके बाद जो वजन को नापता था वो ग्राम में आया, और टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सेकंड में आया, ठीक है। और ये फेमस हो गया सीजीएस यूनिट के नाम से, ठीक है। तो यूनिट 4 तरह का होता है। सबसे पहला सीजीएस सिस्टम हो गया, दूसरा इसका हो गया एफपीएस सिस्टम, तीसरा हो गया एमकेएस सिस्टम, और चौथा हो गया एसआई सिस्टम। ये 4 तरह का यूनिट मेजरमेंट का सिस्टम निकल करके आया। पहला वाला जो ये जो सीजीएस सिस्टम है, इसमें कहा जाता है सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर किसके लिए यूज करेंगे, ये यूज करेंगे लेंथ के लिए, ये किसके लिए यूज करेंगे, ये मास के लिए, ये किसके लिए यूज करेंगे, टाइम के लिए, ठीक है। ये 3 चीज के लिए कॉरस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूज किया जाता है, और इस सिस्टम का नाम रखा गया सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम जो है ये काफी पुराना सिस्टम है। मतलब शुरुआत में क्या होता था, इतना लंबा मेजरमेंट करना नहीं होता था, लोग पैदल चलते थे, तो पैदल चलते तो ज्यादा डिस्टेंस नापना नहीं होता था, तो उसके हिसाब से सेंटीमीटर काफी था उनके लिए, ठीक है। आगे चल करके अगला जो सिस्टम आया एफपीएस सिस्टम। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एंड एस फॉर सेकेंड। फुट क्या हो गया, ये लेंथ मेजरमेंट करने का हो गया, पाउंड हो गया फिर से वही मास को मेजरमेंट करने के लिए, और सेकेंड हो गया टाइम के लिए। टाइम का मेजरमेंट हमेशा सेकेंड में होता है, चाहे हम किसी भी काल से चले, है ना। देख रहे हैं ना, सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड है, एफपीएस में भी सेकेंड है, एमकेएस में भी। देखिए एमकेएस की बात करते हैं, M4 हो गया मीटर, फिर K4 हो गया केजी, S4 हो गया सेकेंड।
यहाँ पर मीटर आ गया, यहाँ पर मास के लिए केजी आ गया और इसके लिए सेकंड आ गया। अब क्या हुआ कि इसके बाद फाइनली क्या किया, तो क्या होने लगा, अब जैसे कि अगर एफपीएस सिस्टम की बात करें तो ये स्पेशली ब्रिटेन में ये चलता था, ठीक है, ब्रिटेन में ये सिस्टम था, ठीक। तो क्या होता था कि जितना भी दुनिया है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम यूज होने लगा, जहां पर जिस चीज का खोज हुआ वो सिस्टम यूज होना शुरू हो गया, ठीक। तो क्या होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का सिस्टम यूज होना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन का बारी आया, मतलब यहाँ के लोग वहां जाने लगे, वहां के लोग यहाँ आने लगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ये कौन सिस्टम में बात कर रहा है, हम कौन सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि सबने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरा दुनिया उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो पूरा दुनिया के लिए सेम होगा, ठीक है। तो उस सिस्टम को कहा गया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। तब जाकर के फाइनली क्या हो गया, ये ग्लोबली जितना भी मेजरमेंट का जो भी क्राइटेरिया था सबको एक सिस्टम में बांध दिया गया, उसको नाम क्या दे दिया गया, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद जाकर के अब सब जगह सिर्फ यही सिस्टम यूज होने लगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या है, हिंदी बोला जाता है। भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारा लैंग्वेज है, 22+ लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सारा लोकल लैंग्वेज भी है, ठीक है। बिहार की अगर हम बात करें तो कुछ जगह हिंदी बोला जाता है, कुछ जगह आपका मैथिली बोला जाता है, कुछ जगह भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो कहीं फ्रेंच बोला जाता है, कहीं स्पेनिश बोला जाता है, बट इन सब में एक लैंग्वेज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉमन है। कौन सा लैंग्वेज? सबको पता है, इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, जो यहां है वो अमेरिका में है, वही ब्रिटेन में है, वही फ्रांस में है, वही स्पेन में है, सब जगह इंग्लिश वही है। तो इंग्लिश क्या हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया, पूरे इंटरनेशनल में यानी कि पूरे वर्ल्ड में सेम। तो इससे क्या होता है, लोग अगर कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनको सुविधा होता है, ठीक है, इंग्लिश अगर आती है तो, ठीक। उसी तरह से ये मेजरमेंट का सिस्टम में क्या होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम यूज करने से सुविधा हो जाता है, क्योंकि ये सभी को पता है, सभी के लिए इक्वल है, इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम जरूरी भी है। व्हाई इंटरनेशनल सिस्टम? इसी चीज के लिए इंटरनेशनल सिस्टम बहुत जरूरी है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, अब जैसे कि मान लीजिए सिस्टम तो पता चल गया कि सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। अब इस सिस्टम में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से हम उसको मेजरमेंट करते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यूनिट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एंड छूट गया है। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं वैसे सब्सटेंस को जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। द सब्सटेंस, द मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम दाल की बात करें, मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, हम उसको तौल सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं ना, 5 kg है, 6 kg है, 2 kg है, हाफ kg है, ठीक है, मेजरमेंट के लायक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने का ये मतलब नहीं मैं यहाँ पर दाल बताऊंगा, तेल बताऊंगा, कड़ुआ तेल बताऊंगा, सरसों तेल बताऊंगा, ये नहीं, उसका कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक है। उसके कैटेगराइजेशन में जो फिजिकल क्वांटिटी होता है 2 तरह का होता है। 2 तरह का कौन कौन सा होता है? एक होता है फंडामेंटल, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया और ये हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब होता है जो एकदम बेसिक होता है, मतलब किसी और की मदद से उसको हम नहीं बना सकते हैं, उसको कहते हैं फंडामेंटल। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वॉवेल और कॉन्स्टेंट के बारे में, 5 वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू,
वोवेल्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बिना किसी की मदद से बोला जा रहा है, ठीक है, वोवेल कहते हैं। अगर किसी की मदद से बोला जाए उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो उसी तरह से फंडामेंटल समझ लीजिए वोवेल है और डिराइव्ड समझ लीजिए कांस्टेंट है। फंडामेंटल बेसिक है, तो इससे निकल करके जितना भी बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फंडामेंटल में टोटल कुल मिलाकर के 7 फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। सबसे पहली बात करें मास, ठीक है, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी मास। इसको इंडिकेट करते हैं सिंबल m से, छोटी वाली m से मास को इंडिकेट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है कौन सा वाला? SI वाला, ठीक है। इसका SI यूनिट होता है kg, CGS यूनिट होता है ग्राम, FPS यूनिट होता है पाउंड। दूसरा है आपके पास लेंथ, इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल l से, ये यहां पर सिंबल है, ठीक है, और बगल में इसका SI यूनिट है। लेंथ को l से इंडिकेट करते हैं और इस लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर। मीटर इंडिकेट करते हैं छोटी m से, इसको भी, ठीक है। तीसरा हो जाता है हमारे पास टाइम। टाइम को छोटी वाली t से इंडिकेट करते हैं, सिंबल इसका छोटी वाली t है, और इसको मेजरमेंट करते हैं सेकेंड, जिसको लिखा जाता है छोटी वाली s। फिर उसके बाद आ जाता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी को सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ I से। करंट क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक। और इसको मेजरमेंट किया जाता है एम्पियर में, कैपिटल A। आगे बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ T से, ठीक है, ये टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। और इसका SI यूनिट होता है केल्विन, और इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ K से, ठीक है। छठा लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका सिंबल शायद नहीं तो Li लिख सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसको मेजरमेंट किया जाता है, इसका जो SI यूनिट होता है इसको कहते हैं कैंडेला, CD, ठीक है। और सातवां है हमारे पास मोल ऑफ सब्सटेंस, या फिर इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसको मेजरमेंट किया जाता है मोल में, MOL शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसकी मदद से आगे चल करके डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी। तो इन सभी का आपको नाम याद रखना है, इन सभी का SI यूनिट्स ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंपलसरी है सभी लोगों के लिए, ठीक है। और इन 7 के अलावा भी 2 और ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर चलिए यहां पर लिख देता हूं अनदर। तो एक होता है हमारा एंगल, जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेडियंस में, ठीक है। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसको मेजरमेंट करते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिलाकर के बेसिकली ये 7 ही है, 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। जब एंगल का मेजरमेंट कर रहे होंगे तो एंगल को हम लोग रेडियन में मेजरमेंट करेंगे। SI यूनिट का यही सिस्टम है, जब भी हम SI यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो एंगल को हमेशा रेडियन में मेजरमेंट करेंगे। और अगर सॉलिड एंगल है तो उसको स्टेरेडियन में। सॉलिड एंगल मींस जैसे कि कोन के पास जो एंगल होता है वो सॉलिड वाला होता है, ठीक है। और ट्रायंगल के पास जो एंगल होता है वो होता है सिंपल वाला। आई बात समझ में? यानी कि 2 डायमेंशन के लिए हम लोग रेडियन यूज करेंगे और 3 डायमेंशन के लिए क्या यूज करेंगे? SI यूनिट स्टेरेडियन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है।
अब जैसे कि मान लिया जाए, अगर हम बात करते हैं पहला डिस्टेंस का, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सभी लोग को पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, S इक्वल टू V इंटू टी। अब बताइए कि डिस्टेंस को हमको निकालने के लिए हमको वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, हमको टाइम मालूम होना चाहिए, तब तो जाकर के डिस्टेंस निकलेगा। तो क्लियरली यहां पर पता चल रहा है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये टाइम यहां पर इसमें यूटिलाइज हो रहा है। टाइम कैसा है, फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम यूज करेंगे तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, ये क्वांटिटी मिलेगा। चलिए अगर ऐसा नहीं तो ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक तरह का, हम यहां से वहां चले तो यहां से यहां तक जाने में कितना हमारा एक्चुअल पाथ कवर हुआ, उसी एक्चुअल पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब उस पाथ को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फुट में मेजरमेंट कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा रहा तो किलोमीटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी के लिए अगर बात किया जाए एसआई सिस्टम क्या यूज होगा, तो डिस्टेंस के लिए एसआई सिस्टम क्या यूज होगा, तो लेंथ वाला क्या यूज होता है, मीटर। तो इसका सिस्टम में इसका जो एसआई यूनिट निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, वो क्या निकल करके आएगा, मीटर निकल करके आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर बताइए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ हो गया, लेंथ को मेजरमेंट करेंगे मीटर में, टाइम को मेजरमेंट करेंगे सेकेंड में, क्या हो गया इसका एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो ये सब बेसिक एसआई यूनिट है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो आप लोगों ने क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा है, सभी जो भी एसआई यूनिट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफाइंड है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या हो जाएगा ये दोनों मिलकर के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है, केजी होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, अभी जस्ट निकाला गया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट किसका हो गया, फोर्स का, और इसी को प्यार से कहा जाता है न्यूटन, कैपिटल एन, है ना। और आगे बात कर सकते हैं मोमेंटम की, बात कर सकते हैं, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का कितना हो जाएगा बताइए कितने लोग, केजी, वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, अभी जस्ट निकाला गया है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये मोमेंटम का हमारे पास क्या निकल करके आया, ऐसा यूनिट निकल करके आया, ठीक है। तो बाकी का आप लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा, आप लोग बुक जब ओपन करेंगे तो बुक में ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा किया गया है, बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा किया गया। आप सभी क्या करेंगे, उस डिराइव्ड क्वांटिटी को उठा करके खुद से उसका निकालने का कोशिश करेंगे, क्या चीज, एसआई यूनिट्स, ठीक है। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग रिवाइज करके फॉर्मूला को यूज करेंगे और यूज करके उसका एसआई यूनिट निकालेंगे। रटने की कोशिश बहुत कम करें, हाँ बेसिक्स याद रखना चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब बेसिक्स का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग पूछ दिए कि कैपिटल जी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसका ऐसा यूनिट बताइए, तब क्या रटने शुरू जो अगर कर दिया होगा तो रटते रह जाएगा, उसको तो याद करते रह जाएगा। जो रटना नहीं शुरू किया सीधे सबसे पहले सोचेगा कि कैपिटल जी आखिर पढ़े कहां, ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर में कहां से पढ़े, अच्छा F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही पर तो है कैपिटल जी, और कहीं होता है नहीं, ग्रेविटेशन में ही मिलता है। तो हमको जिस चीज का ऐसा यूनिट चाहिए उसको छोड़ दीजिए अकेला, क्या हो जाएगा हमारे पास, G बराबर F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, क्या हो गया। अब उसके बाद बताइए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, अभी जस्ट मैंने निकाला फोर्स का न्यूटन, इसलिए क्या होता है, बेसिक सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं मीटर में, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर।
यहाँ पर m1 और m2 क्या होता था, मास होता था बॉडीज का, ठीक है। तो ये केजी और इसका भी केजी क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। क्या निकल गया कैपिटल जी का ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कितना आसान था निकालना। बस आपको कुछ नहीं करना है, 5-6 जो बेसिक्स है जो आपने 9 में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, उसका ध्यान रखना है। बाकी आपको किसी भी चीज का पूछेगा, प्लैंक कांस्टेंट पूछ दे कि प्लैंक कांस्टेंट का बताइए क्या होता है ऐसा यूनिट, तो प्लैंक कांस्टेंट याद करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, ठीक है। कोई फ्रीक्वेंसी कोई न्यू से इंडिकेट किया जाता है। तो H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का चाहिए तो E अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है, टाइम का, तो उलट करके क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या अब यहां से H का नहीं निकल जाएगा, E फॉर एनर्जी, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका लेना है ले सकते हैं। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का ले लिया था, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा ये जो टाइम है ना, तो T लिख देते हैं, हाफ mv स्क्वायर इंटू T। अब ये हाफ, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि वो मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। मटेरियल ही नहीं, क्या यूज होगा उसका, ठीक। तो हम आगे चलते हैं, तो हाफ को तो लेंगे नहीं, मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी हमारे पास हो गया मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। अब बताइए, ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड निकला। प्लैंक कांस्टेंट, इसी को हम लोग कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों का जो यूनिट का था वो, इसमें अब यूनिट के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अगले लेक्चर में हम लोग आपको लेकर के चलेंगे डायमेंशंस, कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन का यूज क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग मन लगा करके यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें, जो क्लास 11th में जाने वाले हैं या जो चले गए हैं वो मन लगा करके पढ़ें, क्योंकि यही आपको बेस देगा और फिजिक्स में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि आगे आने वाला जो वीडियो डायमेंशन का है उसमें पूरा का पूरा हम इसका यूज करेंगे, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए यूनिट को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए